नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो हम लोगों का क्लास होने वाला है वो केवल पोस्टमैन और मेल गार्ड के सिलेबस के उद्देश्य से है, यानी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 उसका पार्ट 3, जहां से कुछ रूल्स विभाग द्वारा उठाए गए हैं और वहीं से प्रश्न बनते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पढ़ चुके हैं। अब आपका जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 था वो भी आप कर चुके हैं। ये चैप्टर जो है, ये जो सिलेबस है केवल पोस्टमैन के लिए है, बाकी एग्ज़ाम के लिए नहीं रहता। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में पार्ट 3 का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 का। अब इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, यानी जो हमारे रूल्स हैं, थोड़ा सा उनको देख लीजिए आप कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 में पार्ट 3 में हमें कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं। कुल मिला के 16-17 रूल हैं, या क्लास हैं, या नियम हैं, कुछ भी बोल लीजिए। इसमें आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका हो गया हेड पोस्टमैन, जो नियम 86 में है, रूल नंबर 86 में है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के रूल नंबर 86 में मिलेगा। ये 87 में आपको मिलेगा नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस। 88 में आपको मिलेगा सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट, इसको भी थोड़ा सा देखना है। सेल ऑफ स्टैम्प्स को भी। फिर इसके बाद 89 में आपको मिलेगा पोस्टमैन्स बुक। रूल नंबर 90 में मिलेगा एड्रेस टू बी नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल्स में, ये हो गया। 91 में मिलेगा रूल नंबर 91 डैमेज्ड आर्टिकल्स टू बी नोटिस्ड। इसी तरह से रूल नंबर 92 रिसिप्ट्स फॉर आर्टिकल्स इश्यूड फॉर डिलीवरी। रूल नंबर 93 में मिलेगा बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंफॉर्मेशंस एंड नोटिसेस डिलीवर्ड। फिर इसके बाद रूल नंबर 94 में मिलेगा इंस्ट्रक्शंस फॉर डिलीवरी। रूल नंबर 96 में मिलेगा रिसिप्ट्स ऑफ एड्रेसेस फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डिलीवर्ड। रूल नंबर 97 में मिलेगा डिलीवरी टू इलिटरेट एड्रेसेस, पर्दा नशीन वुमेन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 13 नंबर में जो हमारा क्लास है, 13 नंबर क्लास रूल नंबर 99 का है, डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स एड्रेस टू माइनर्स, इसको पढ़ेंगे। रोल नंबर 100 में हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर्स। 15वें नंबर पे आपका है रोल नंबर 102 ई मनी ऑर्डर्स एड्रेस टू माइनर। रोल नंबर 104 में हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ ईएमओ एंड डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स टू ल्यूनेटिक्स। रोल नंबर 133 नंबर यानी 17वें नंबर में जो क्लास है, 17 क्लास हैं, ड्यूटीज़ ऑफ विलेज पोस्टमैन। तो ये हो गया सिलेबस हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का। टोटल 17 क्लास हमको पढ़ने हैं। 17 क्लास में उन्होंने एक एक क्लास दे दिया। जैसे आप पोस्ट ऑफिस गाइड 1 में पढ़ते थे, क्लास 1 में आप पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशन, फिर इस तरह से आपको कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल, इस तरह से फिर दिया रहता था। नियम बाय नियम इसमें केवल रूल ही पढ़ना है और कुछ नहीं, अलग से इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल नंबर 86 हेड पोस्टमैन। रूल नंबर 86 में क्या है? हेड पोस्टमैन। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि हेड पोस्टमैन होता क्या है। जैसे हेड पोस्टमैन, देखिए हेड क्या होता है? किसी चीज़ का मुखिया। क्या होता है? मुखिया। तो पोस्टमैन का जो मुखिया होता है उसको हेड पोस्टमैन बोलते हैं। कैसे? पहले नंबर पे दिया है बड़े डाकघरों में सामान्यतः 1 या 2 पोस्टमैन्स को हेड पोस्टमैन के नाम से जाना जाता है। जो बड़े डाकघर हो गए, जैसे हेड ऑफिस वगैरह हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि 1 या 2 पोस्टमैन्स को हेड पोस्टमैन बनाया जाता है, या उस नाम से उनको जाना जाता है। फिर हेड पोस्टमैन का कार्य क्या है? हेड पोस्टमैन का कार्य है ड्यूटी ऑफ पेइंग टीएमओ ट्रांजिट टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर का पेमेंट करना, ये कर सकते हैं। ट्रेजरी यानी होता है कोषागार, ट्रेजरी
सब ट्रेजरी या बैंक या टाउन सब ऑफिस में रुपया भी ये पहुंचाते हैं, उसका रुपया पहुंचाने का भी काम करते हैं और वहाँ से पैसा लाने का भी काम करते हैं। ये दोनों काम करते हैं हमारे हेड पोस्टमैन। फिर इसके बाद अन्य पोस्टमैन्स द्वारा या हेड पोस्टमैन के अलावा और जो पोस्टमैन हैं उनके द्वारा लौटाए गए रिफ्यूज्ड आर्टिकल और अनक्लेम्ड आर्टिकल्स को, लावारिस या स्वीकार या स्वीकृत आर्टिकल्स को हेड पोस्टमैन द्वारा ही चेक किया जाता है, वही चेक करके उसको आगे भेजते हैं। फिर क्या होता है, जब कोई पोस्टमैन मान लीजिए टेम्परेरी तरीके से या अस्थायी रूप से एब्सेंट है तो हेड पोस्टमैन द्वारा ही उसके कार्य को देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि विभाग द्वारा कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी यदि आप हो सकता है पढ़ रहे हों तो आपको ये ना पता हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो सकता है ना देखे हों। विभाग द्वारा सीधे सीधे इसी तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं, जैसे ये यहाँ से उठा के ऐसे रख देगा कि जब कोई टेम्परेरी अस्थायी रूप से पोस्टमैन एब्सेंट रहता है तो उसका कार्यभार कौन देखता है। तो ऑप्शन में दे देगा हेड पोस्टमैन देखता है कि ट्रेजरर देखता है कि मेल गार्ड देखता है कि मेल एजेंट देखता है, इस तरह से। इसीलिए एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्लास को हम धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा भड़बड़ा के नहीं चलना है ना। तो सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे ये बोला गया है, अभी हेड पोस्टमैन के बारे में समझ रहे हैं कि हेड पोस्टमैन के अभी तो हम थोड़ा सा कार्य देखे हैं कि हेड पोस्टमैन आखिर करते क्या हैं। हेड पोस्टमास्टर अगर चाहे तो किसी हेड पोस्टमैन को किसी ऐसे पोस्टमैन के साथ भेज सकता है जिससे अधिक मात्रा में जिसको अधिक मात्रा में इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बीमाकृत डाक, ई मनी ऑर्डर्स, वीपी या अन्य डिलीवरी या पेमेंट प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए कि उसको ज़्यादा पैसे के लिए, उसका वितरण के लिए ज़्यादा हो गया, पैसे ज़्यादा लेने हैं, ई मनी ऑर्डर ज़्यादा हो गया, वीपी ज़्यादा हो गया या ज़्यादा पैसा लेकर उसको आना जाना है, तो इस हिसाब से पोस्ट मास्टर क्या करते हैं कि उनके साथ में एक पोस्टमैन भेज देते हैं, क्योंकि पोस्ट मास्टर को पता है आजकल लूटपाट भी बहुत होने लगा है। हेड पोस्टमैन छोटी मोटी इंक्वायरी, वेरीफाई पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर का वेरीफाई भी कर सकता है। टेस्ट वर्क ऑफ पोस्टमैन के जांच का निरीक्षण कर सकता है। एंड लेटर बॉक्स अटेंडेंट्स के काम का परीक्षण भी कर सकता है। देखिए हेड पोस्टमैन से तो बड़ा है भाई, मुखिया है, तो हेड पोस्टमैन को ये भी इजाज़त है कि वो छोटी मोटी इंक्वायरी भी कर सकता है। किससे करेगा? वो पोस्टमैन से करेगा। और पोस्टमैन के मनी ऑर्डर का वेरीफाई भी कर सकता है, वेरिफिकेशन भी कर सकता है, और पोस्टमैन के कार्य को भी देख सकता है, उसको भी वो टेस्ट कर सकता है। और जो हमारे लेटर बॉक्स अटेंडेंट होते हैं उनके कार्य की निगरानी भी वो कर सकता है, इतना उसको अधिकार है। फिर हेड पोस्टमैन की सेवाओं का उपयोग नोडल डिलीवरी सेंटर में भी किया जा सकता है। कहाँ पे? नोडल डिलीवरी सेंटर में भी किया जा सकता है। जहाँ पर नोडल डिलीवरी सेंटर्स हेड ऑफिस में काम कर रहे हों। कहाँ काम कर रहे हों? हेड ऑफिस में, वहाँ पर उसको नोडल डिलीवरी सेंटर में भी रखा जा सकता है। किसको? हेड पोस्टमैन को। तो इस तरह से हेड पोस्टमैन रोल नंबर 86 में हम लोग पढ़े हैं कि हेड पोस्टमैन क्या काम करता है, उसको क्या अधिकार दिए जाते हैं, उसका क्या क्या कर्तव्य है, उसको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हेड पोस्टमैन के बाद नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, क्योंकि ये जो हमारा पूरा रोल नंबर ये आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 जो सिलेबस है वो पोस्टमैन पे ही निर्भर करेगा। ये पूरा पोस्टमैन के जितने क्लास थे विभाग उनको छांटकर एक सिलेबस बना दिया गया। भाई वैसे तो यदि आप देखेंगे तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, पर विभाग ने क्या किया कि जो पोस्टमैन के हिसाब से रूल था, क्लास था, तो उसको अलग करके उन्होंने पोस्टमैन के सिलेबस में डाल दिया। यदि आप पोस्टमैन की भर्ती में आना चाहते हैं, आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी जानना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। तो वही चीज़ों को हमको पढ़ना है
और पोस्टमैन का जो हमारा थर्ड पेपर होता है, सॉरी सेकंड पेपर होता है 25 क्वेश्चन का यानी 50 नंबर का, तो वो यहीं से वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से 10 सवाल आपके पूछे जाएंगे। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से 10 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल 2 नंबर का रहता है, यानी 20 नंबर के लिए हम ये पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं। और पढ़ना कितना है, हमको केवल 17 क्लास पढ़ने हैं। 17 क्लास पढ़ने हैं। 17 क्लास के अंदर ही ये पूरे 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से संभल कर बहुत आराम से पढ़िएगा, हर चीज़ों को समझिएगा। अब आते हैं रोल नंबर 87, यानी जो दूसरे नंबर पे है, दूसरा नंबर क्लास है ये इसका। रोल नंबर 87 में क्या है, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस। भाई क्लास से ही हर चीज़ कन्फर्म है। क्या लिखा हुआ है रोल नंबर 87 में, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, यानी डाक व्यवसाय का ज्ञान। किसको ज्ञान होना चाहिए भैया, पोस्टमैन को ज्ञान होना चाहिए। अब आइए समझिए कि क्या क्या उसको ज्ञान होना चाहिए। पोस्टमैन बनने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जानिए उसके बारे में। पहले नंबर पे दिया गया है कि पोस्टमैन से अपेक्षा की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है कि वो रेट ऑफ इनलैंड पोस्टेज, यानी अंतर्देशीय डाक शुल्क की दर के बारे में वो जानकारी रखे। सबसे पहले तो कमीशन ऑफ ई मनी ऑर्डर्स, यानी ई मनी ऑर्डर्स में जो कमीशन है उसके बारे में उसको जानना चाहिए या जानकारी होना चाहिए। फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के लिए शुल्क, माने डाक पंजीकरण हो गया चाहे कुछ और रजिस्ट्रेशन हो, उसके शुल्क के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। चार्जेस फॉर इंश्योरेंस, यानी बीमा के लिए शुल्क, जैसे कोई डाक का इंश्योर्ड आर्टिकल भेजना चाहता है, पूछ लिया, तो उसको इंश्योरेंस के बारे में उस डाक का जानकारी होना चाहिए इत्यादि। इन सब के बारे में अच्छी तरह से जान लें। पोस्टमैन को ये फ़र्ज बनता है कि इन सब के बारे में जो ही बताए हैं इनके बारे में अच्छी तरह से वो जान ले। पोस्टमैन को उन फॉर्मों को भरने में पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए जिनसे आम तौर पर जनता को निपटाना पड़ता है या जनता से निपटना पड़ता है। जैसे एसबी फॉर्म हो गया, कोई खाता खोलना है, आरपीएलआई का फॉर्म भरना हो गया, ये सब छोटी मोटी चीज़ें भी उसको जानकारी में होना चाहिए। फॉर्म के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अब थोड़ा सा ये बताया गया है कि विशेष रूप से स्पेशल कैटेगरी में मनी ऑर्डर और वीपी से संबंधित फॉर्म और एसबी की प्रमुख विशेषताओं, उनके लाभों का वर्णन करने में सक्षम हो। जैसे मान लीजिए कोई पोस्टमैन डाक वितरण करने के लिए गया, वहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि बोलते हैं भैया थोड़ा सा सर हमें इसके बारे में बता दीजिए, क्या आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस में स्कीम चल रही है। तो सबसे पहले तो मनी ऑर्डर का फॉर्म भरना आना चाहिए, वीपी का फॉर्म भरना आना चाहिए, उससे संबंधित जो है, और सेविंग बैंक की प्रमुख विशेषताओं और लाभों का वर्णन के बारे में उसको अच्छे से अनुभव होना चाहिए। फिर ये बोला जाता है कि पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स, जो प्रमाण पत्र पोस्ट ऑफिस द्वारा बेचे जाते हैं, ईएमओ रजिस्ट्रेशन और अन्य पोस्टल सिस्टम के बारे में जानकारी देने में भी वो सक्षम होना चाहिए। ऐसा विभाग माना जाता है कि यदि कोई पोस्टमैन है तो उसको जो अभी अभी जानकारी बताए हैं ये सब चीज़ें उसको अच्छी तरह से बनना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रत्येक पोस्टमैन को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए पोस्ट ऑफिस पैकेट गाइड दी जाती है। देखिए विभाग उनको ये भी देता है, पोस्ट ऑफिस गाइड, पैकेट गाइड भी देता है, जो उनके क्षेत्रीय भाषा में प्रिंट होती है, रीजनल लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए हमारा हिंदी लैंग्वेज है, किसी का तेलुगु है, किसी का तमिल है, किसी का उर्दू होगा, तो भी जैसे जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि उर्दू भी हो, है ना। तो रीजनल लैंग्वेज में पोस्ट ऑफिस पैकेट गाइड दी जाती है, जिसे गुम करने पर, यदि पोस्टमैन उसको गुम कर देता है, मान लीजिए कहीं गुम हो गया, तो पोस्टमैन को चार्ज पे करना पड़ेगा, विभाग को चार्ज देना पड़ेगा, तथा रिलीजिंग के समय नए कर्मचारी को सौंपना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कोई पोस्टमैन रिलीज हो रहा है, कहीं छुट्टी पे जा रहा है या कहीं ट्रांसफ़र हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, तो वो क्या करेगा, नए कर्मचारी को वो पोस्ट ऑफिस पैकेट गाइड बुक वो सुपुर्द करके जाएगा।
फिर क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जनता के सदस्यों के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। यानी मोबाइल बैंकिंग सेवाएं भी, थोड़ा बहुत जानकारी ये भी पोस्टमैन को होना चाहिए, जिससे वो जनता को उनकी सेवाओं के उपयोग के बारे में बता सकें। वस्तुओं के वितरण के लिए पीएमए का उपयोग किया जाना चाहिए। पोस्टमैन को एक मोबाइल दिया जाता है, उस मोबाइल में एक पीएमए नाम का एप्लीकेशन होता है जिसको हम पोस्टमैन एप्लीकेशन बोलते हैं। पीएमए पोस्टमैन के लिए है ही। इसमें वो कौन सा डाक बांट रहा है, कौन सा लौटा रहा है, ये सब चीज़ें उसमें रिकॉर्ड रहती हैं। तो उसका भी चलाना, उसको मोबाइल चलाना भी माना जाता है कि आना चाहिए, है ना। उसका उपयोग भी पोस्टमैन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस। पोस्टमैन को ये बिजनेस के बारे में नॉलेज, ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 88 में, जो तीसरे नंबर पे हम इसको रखे हैं। 88 में हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरीड, यानी साथ ले जाए जाने वाले फॉर्म्स सप्लाई करना। एक पोस्टमैन को कुछ ऐसे फॉर्म्स भी हैं जो अपने साथ में लेके जा सकते हैं। क्या क्या फॉर्म है? जब कोई पोस्टमैन अपनी बीट पर जाता है, अपने बीट पे वो डाक बांटने जाता है, तो उसे अपने साथ पोस्टमैन बैग में, पोस्टमैन का एक बैग जो होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, वीपी सिस्टम से संबंधित प्रपत्रों का एक छोटा स्टॉक होना चाहिए। वीपी सिस्टम से संबंधित प्रपत्रों का एक छोटा सा स्टॉक होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जनता को आपूर्ति करना चाहिए। यदि कोई मान लीजिए पूछ लेता है, मांग लेता है, तो उस स्टॉक को जनता को भी वितरण भी कर सकते हैं, मतलब दे भी सकते हैं। यही चीज़ इसमें बताया गया है। अब ये जो हमारा है सेल ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म्स एंड स्टैम्प्स, तो ये देखिए है तो पोस्टमैन का ही, पर आपके उसमें रूल में नहीं दिया है, पर यहाँ से भी प्रश्न विभाग द्वारा कभी कभी पूछ लेता है। तो मनी ऑर्डर फॉर्म्स और टिकटों की बिक्री, मनी ऑर्डर फॉर्म्स और टिकटों की बिक्री कैसे बिक्री करेंगे, चलिए आइए उसको समझते हैं। ट्रेजरर द्वारा, ट्रेजरर होता है कोषाध्यक्ष। कौन होता है? कोषाध्यक्ष, कोषागार। ट्रेजरर द्वारा पोस्टमैन को कम मूल्यों वाले स्टैम्प्स या स्टेशनरी का थोड़ा स्टॉक दे दिया जाता है। स्टैम्प्स और स्टेशनरी में जैसे हो गया एनवलप हो गया, लिफाफा हो गया, रेवेन्यू टिकट भी थोड़ा बहुत दे दिया जाता है। ये अपने साथ में लेके जा सकते हैं। जिसमें या इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, स्मॉल स्टॉक ऑफ ईएमओ फॉर्म्स, इसके अंतर्गत ईएमओ का छोटा मोटा अपना फॉर्म का स्टॉक हो गया। पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ लोअर डिनोमिनेशंस, यानी कम वैल्यू के पोस्टेज, वो भी साथ में लेके जा सकते हैं, वो भी सेल कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड्स, एम्बॉस्ड इनवलप, ये भी अपने साथ में लेके पोस्टमैन को जाना पड़ेगा, या जा सकते हैं, ये ट्रेजरर से वहाँ से उनको मिल जाएगा। फिर पोस्टमैन ट्रेजरर को मनी ऑर्डर फॉर्म्स और स्टैम्प्स तथा मेमो ऑफ स्टैम्प्स को एडवांस में अपने नाम के आगे साइन करके एक रसीद दे देना चाहिए। जैसे मान लीजिए ट्रेजरर से पोस्टमैन जब ये सब चीज़ें उठाता है, वहाँ से जब वो लेगा, तो वो एडवांस में अपने नाम के आगे उसका नाम रहता है। जैसे कई बीट के अलग अलग के पोस्टमैन हो गए, तो सबके सामने उसका रहता है ये वैल्यू का इतने इतने चीज़ें ये वो लेके गया है, एक इंडेक्स बना रहता है, उसमें एक साइन करके एक रसीद के रूप में ट्रेजरर को दे देना चाहिए। फिर इसके बाद जब पोस्टमैन बीट में जाएगा, उसको बांटेगा, सेल करेगा, तो भाई पैसा भी तो मिलेगा। तो पोस्टमैन को जो भी पैसा उपर्युक्त चीज़ों से अर्जित होता है या बेचने से उसको जो मिलेगा, तो वो ला के किसको देगा? ट्रेजरर को देगा, अपने पास थोड़ी ना रख लेगा। अपने घर का पैसा नहीं है, आप उसको अपने पास नहीं रख सकते हैं भाई। वहाँ से साइन करके आप ले लिए कि हम ये इतने इतने मूल्य का ले जा रहे हैं, तो फिर जो बचेगा, जो बेचेंगे, तो उसका पैसा वापस करेंगे ट्रेजरर को। वही चीज़ बताया गया है। अब ट्रेजरर द्वारा पोस्टमैन के उतने ही मूल्य के बराबर की रकम के नए ईएमओ फॉर्म्स, स्टेशनरी तथा स्टैम्प्स दे दिए जाएंगे।
अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप सेल किए, हम जैसे मान लो आपको 1,000 का ये सब सामान ट्रेजरर दिया, आप 700 रुपये का सामान बेच लिए, स्टेशनरी वगैरह फॉर्म्स वगैरह सेल कर लिए। अब 700 रुपये का जब आप वापस करेंगे तो ट्रेजरर आपको उस पैसे की जगह पे नए इतने ही मटेरियल आपको दे देगा। समझ में आ रहा है? नई चीज़ें आपको फिर से दे देगा, स्टेशनरी वगैरह। पोस्ट मास्टर द्वारा ही यह फिक्स किया जाता है कि कितने अमाउंट का ईएमओ फॉर्म्स और स्टैम्प्स दिया जाएगा। इसको कौन, किस बीट के पोस्टमैन को कितने ईएमओ का फॉर्म्स और स्टैम्प्स दिया जाता है या दिया जाएगा, इसको कौन कौन इसका निर्धारण करता है? तो पोस्ट मास्टर करता है। यही इसी तरह से तो प्रश्न बनते हैं कि पोस्टमैन अपने साथ में क्या क्या लेके जा सकता है, क्या क्या सेल कर सकता है, और पोस्टमैन को ये सब चीज़ें कौन देता है, पोस्टमैन उसको सेल करने के बाद पैसा किसको देता है। यही सब चीज़ें तो प्रश्न बनते हैं।